फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर गद्यांशों और काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करते रहते हैं। आज के अध्याय में हम पद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे, यानी कि कविता के अंशों की, जिन्हें हम काव्यांश भी कहते हैं। आज हम जानेंगे यशोधरा, वह तोड़ती पत्थर और समूह गान के काव्यांशों की व्याख्या। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं इन तीन काव्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या। सबसे पहला काव्यांश जो पढ़ने जा रही हूँ, इसे हमने लिया है यशोधरा से, जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। पहला काव्यांश। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए, तुम्हें हृदय में रखकर मैंने अधर कपाट लगाए। मेरे हास विलास किंतु क्या भाव तुम्हें रख पाए, दृष्टि मार्ग से निकल गए थे तुम रसमय मन भाए। प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए। दोस्तों, जब भी हम किसी काव्यांश की व्याख्या हमें लिखनी होती है, तो हमें उस पद्यांश या काव्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके एक एक शब्द का अर्थ, उसमें छुपे रस को अपने मन में हमें सोचना चाहिए, अपने मन में महसूस करना चाहिए, तभी हम उसकी व्याख्या सही तरीके से कर पाएंगे। अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। ये जो पंक्तियां भी मैंने पढ़ी, इसे यशोधरा नामक खंड काव्य से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। और इन पंक्तियों में कवि ने यशोधरा की विरह वेदना का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। दोस्तों, यशोधरा अपने प्रियतम गौतम बुद्ध को स्मरण करते हुए कहती है कि प्रियतम, तुम अपने कर्म ज्ञान के रास्ते से लौट कर आए तो मैंने अपना सर्वस्व तुम पर लुटा दिया। तुम्हें मैंने अपना हक दे दिया। तुम्हें अपना कोई दुख दर्द नहीं बताया और मैंने चुप्पी साध ली, मौन साध लिया। मैंने अपनी हंसी खुशी उल्लास रंग आदि से तुम्हें रोकना चाहा, बांधना चाहा, किंतु मेरा भाग्य तुम्हें मेरे पास रोक ना सका। तुम मेरे देखते देखते मेरी आंखों के आगे से चले गए। तुम अपने कर्म पथ से आए और आकर चले गए। मेरा प्रणय तुम्हें रोक ना पाया। इसमें यशोधरा जब गौतम बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं, उस टाइम बड़ी दुखी मन से ये बातें कहती है कि तुम किस तरह से मेरे प्रेम को छोड़कर, मुझे छोड़कर चले गए। मैं किसी भी तरह से तुम्हें नहीं रोक पाई और मेरे देखते देखते तुमने ये घर छोड़ दिया और तुम यहाँ से अपने कर्म पथ पे चले गए। इसमें विशेष क्या है? सबसे बड़ी बात तो कि इसमें लेखक ने, कवि ने यशोधरा की विरह भावना व्यक्त की है। साथ ही अधर कपाट, श्रुति पथ और दृष्टि मार्ग में रूपक अलंकार का प्रयोग करा है। अब दोस्तों, हम जो दूसरा काव्यांश में पढ़ी हूँ, ये हमने लिया है वह पत्थर तोड़ती। ये कविता का काव्यांश है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्रकार। चलिए दोस्तों, अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। जो भी मैंने पंक्तियां पढ़ी है, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता वह तोड़ती पत्थर से ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने प्रगतिवादी स्वर मुखर करते हुए एक श्रमिक महिला की दशा का वर्णन किया है। उन्होंने क्या वर्णन किया है, वो हम इसकी व्याख्या में जान लेते हैं। निराला जी कहते हैं कि इलाहाबाद के रास्ते पर रास्ता बनाने के लिए पत्थर तोड़ती हुई वह श्रमिक स्त्री अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। वह निरंतर जहाँ काम कर रही है, वहाँ ना कोई छायादार वृक्ष है, ना वह अपने श्रम में ढिलाई अपना रही है, और जो उसका शारीरिक सौंदर्य है वो बहुत अद्भुत है। उसका श्यामल तन यौवन से पूरित है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य की ओर लगी हुई हैं। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है, जिसे वह बार बार पत्थर पर प्रहार करती है। यह प्रहार मानो व्यवस्था पर प्रहार हो। कवि कहते हैं कि जो वो प्रहार कर रही है, वो पत्थर पर प्रहार नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि वो किसी व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। उसके सामने ही पेड़ों के घने झुरमुट के साथ बीच एक विशाल बंगला है। सामने विशाल बंगला है और वहां एक भी पेड़ नहीं है जहां ये महिला काम कर रही है, लेकिन वो उस बंगले को देख भी नहीं सकती। इसमें एक गरीबी का भी कितना एक अलग ही चित्रण किया है कवि ने, कि किस प्रकार गरीब अपने लिए
रहने की उनके पास जगह नहीं होती है और किस प्रकार वो मेहनत करके दिन रात धूप में पत्थर तोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, धूप में लगे रहते हैं और सामने ही बड़े बड़े बंगलों में लोग आराम से रहते हैं। दोस्तों विशेष क्या है, कविता में प्रगतिवादी स्वर है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। जो मजदूर स्त्री है इसके नैसर्गिक कर्मगत सौंदर्य का काम करते हुए सौंदर्य का वर्णन है। मुक्त छंद और कविता में बिंबात्मकता है। अब हम अगला इसका नत नयन अनुप्रास अलंकार हैं। हथौड़ा जो है मजदूर औरत के हाथ में, वो क्रांति का प्रतीक है और मजदूर स्त्री जो सब तरफ से हारे हुए हैं उस वर्ग का प्रतीक है। विशाल बंगला जो बताया गया है एक छोटी सी लाइन में, वो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो देखिए कवि ने कितनी 4 लाइनों में कितने अच्छे तरीके से पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग दोनों को दिखा दिया हमें। अब हम अपना तीसरा काव्यांश पढ़ते हैं जिसे हमने लिया है समूह गान से। अंधेरे में गा रहे थे वे मशाल जलाकर, कहना कठिन था कि जो छन रही थी रोशनी अंधेरों के छिद्रों से वह उनके कंठों से आ रही थी या मशाल दोनों जल रहे थे। दोस्तों जो ये काव्यांश है ये कवि केदारनाथ सिंह की कविता समूह गान से लिया गया है। जन सामान्य का समूह गान समाज की वास्तविकता का ज्ञान होता है और इसी संदर्भ में कवि कहते हैं, व्याख्या जानते हैं, भारत के सामान्य जन का वह समूह गाने में व्यस्त था। उनका यह गान मन के उल्लास का गान था। इन्हें किसी बाह्य वाद्य यंत्र या वातावरण की आवश्यकता नहीं थी। वे अंधेरे में गा रहे थे, मशाल जलाकर गा रहे थे। इस अंधकार के मध्य भी एक खास तरह की रोशनी का प्रकाश का आभास हो रहा था। यह पता ही नहीं चल रहा था कि यह प्रकाश मशाल की किरणों का था या जो समूह गान हो रहा था उसके आनंद का। इस वातावरण में मशाल जल रही थी जो बाह्य वातावरण में प्रकाश फैला रही थी, लेकिन जो ये समूह गान हो रहा था इससे जो प्रकाश आ रहा था वह समाज के भीतर फैली पसरी आग की चिंगारियों का प्रकाश था। यह प्रकाश मशाल के प्रकाश से कहीं अधिक ताकतवर और उज्जवल था। तो दोस्तों ये हमने इस काव्यांश की व्याख्या जानी। अब हम इसके विशेष को जान लेते हैं। इसमें कवि ने समूह गान की शक्ति और उसके भीतर से निकलने वाले प्रकाश को रेखांकित करने का प्रयास किया है। समूह गान में जनता के हृदय का जो प्रकाश निकलता है उसको कवि ने श्रेष्ठ प्रकाश पुंज माना है, यानी कि मशाल की रोशनी से ज्यादा अच्छी रोशनी उन्होंने समूह गान से निकलने वाले प्रकाश को माना है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में इन 3 काव्यांशों की व्याख्या जानी। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आपसे विनती है कि आप जब भी कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते हैं तो उसको कृपया सही प्रकार से लिखिए और सही प्रकार से उसे पूछिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।